सवेरा गहरे जामुनी आकाश के रंगों में घुला हुआ था जब शाही दरबार के विशाल द्वार खुलने लगे। उस सुबह महल के आंगन में एक अजीब सा उत्साह था। परिंदों की चहचहाट धीमी सी लग रही थी, मानो सब कुछ किसी बड़ी घटना की तैयारी कर रहा हो। जहां तक नजर जाती, लोग अपने अपने सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों में सजे हुए थे। मंत्री, दरबारी, सैनिक और सड़क से हर कोने से आए लोग। आज बादशाह ने दरबार बुलाया था और कहा गया था कि जो भी प्रश्न, जो भी हुनर, जो भी अजीब बात लोगों के पास हो, उसे आज शाही न्याय के सामने रखा जाएगा। इस तरह का आदेश सुनकर लोगों के मन में तरह तरह की उम्मीदें जगी। कुछ को सम्मान मिलना था, कुछ को इनाम, कुछ को अदालत की नसीहत और कुछ को सजा भी। पर जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम लिया गया तो लोग आश्चर्यचकित हो उठे। मुल्ला वो व्यक्ति था जिसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, पर जो अक्सर किसी न किसी मजाक या उल्टे सीधे उत्तरों की वजह से लोगों को हंसा देता था। मुल्ला वही था, साधारण वस्त्र, सिर पर सुस्त पगड़ी, आंखों में मस्ती और दिमाग में हजारों सवाल। वो हमेशा छोटे छोटे चतुर नुकीले तर्कों से लोगों को चौंका देता और अपने भोलेपन के पल्ले में इतना चतुर खेल छुपा रखता था कि जब हंसी ठिठोली खत्म होती, लोग सोच में पड़ जाते कि असलियत क्या थी। आज भी उसने बड़ा आराम किया था। उसकी पोशाक में कोई लग्जरी नहीं थी, पर उसके शब्दों में, चलन में और मुस्कान में एक ऐसा आत्मविश्वास था जो समय समय पर दरबारियों को असहज कर देता था। दरबार सज गया था। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे, मुकुट की चमक आंखों को चुभ रही थी, पर उसकी नजरें साफ और सतर्क थी। आज उसने घोषणा की थी कि वो एक अजीब शर्त रखेगा, एक ऐसी शर्त जो किसी भी दरबारी के दिमाग की उड़ान रोक देगी और जिसके तार सच्चाई, बुद्धि और नीति से बंधे होंगे। शाही संगीत की धीमी सी मधुर धुन चल रही थी और वे लोग जो आज प्रश्न लेकर आए थे, अपने अपने स्थानों पर खड़े थे। मुल्ला ने भीड़ में से अपना स्थान बना लिया। किसी ने उसे टोका, किसी ने कहा, तू आज बड़ा सवाल करेगा मुल्ला। तो किसी ने हंसकर कहा, तू कल का चतुर नसीरुद्दीन है, आज कुछ ऐसा बोल दे कि बादशाह भी हैरान रह जाए। मुल्ला मुस्कुराकर बैठ गया। उसकी आंखों में किसी शरारत की चमक थी। उसे मालूम था कि आज बादशाह कुछ अलग करेगा। वो जिन सवालों की आस लगाए घर से निकला था, अब दरबार के भीतर उसकी किस्मत का खेल देखेगा कि किस तरह से वो जवाब देगा। एक एक करके लोगों के मुद्दे सुने गए। कुछ ने भूमि के विवाद, कुछ ने करों की मांग, कुछ ने दरबारी के बदसलूकी के खिलाफ शिकायतें रखी। बादशाह ध्यान से सुन रहा था और हर एक मुद्दे पर वो समुचित निर्णय दे रहा था। लोगों की आंखों में संतुष्टि और ये सोच थी कि न्याय हुआ। पर अचानक बादशाह ने उठकर घोषणा कर दी, आज के दरबार में मैं एक शर्त रखता हूं। जो भी ये शर्त पूरा कर दे, उसे सम्मान और इनाम मिलेगा, और जो इसे सही ही समझाएगा, उसे मैं अपने दरबार का मुख्य सलाहकार बनाऊंगा। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। शर्त क्या हो सकती थी? किसी ने अनुमान नहीं लगाया। बादशाह ने आगे कहा, इस शर्त का नाम है सच की परीक्षा। हर व्यक्ति जो सामने आएगा, उसे एक कथन दिया जाएगा। यह कथन ऐसी चुनौती है कि सत्य और झूठ दोनों बराबर में होंगे। इसमें केवल वो व्यक्ति सफल होगा जो उस कथन की गूढ़ता को समझकर न केवल बोल देगा कि कथन सत्य है या झूठ, बल्कि उसकी जड़ की वो बात बताएगा जिससे वो कथन सत्य भी माना जा सके और झूठ भी कहा जा सके। लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। ये शर्त सरल नहीं थी। ये बुद्धि, विवेक और समझ का खेल था। बादशाह ने कहा, यह कोई सामान्य प्रश्न नहीं, ये मनुष्य की अंतरात्मा और समाज की समझ दोनों की कसौटी है। जो कोई इसे सुलझाएगा, वही यहां की वास्तविक बुद्धिमत्ता का मालिक माना जाएगा। मुल्ला ने अपने मुट्ठी में अदब से दाढ़ी माली की झिनकारी दबा ली और दिल में सोचा, ये तो वही खेल है जिसमें शब्दों की चाल हमें धोखा दे सकती है। वो खड़ा हुआ। बादशाह ने उसे देखा और कहा,
मुल्ला नसीरुद्दीन, तू सामने आ। मुल्ला आया। लोग सोचने लगे कि क्या वह चुटकुलों और मजाकों में चतुराई छुपाएगा या कुछ ऐसा करेगा कि राजा की शर्त पर पानी फिर जाएगा। बादशाह ने एक पर्चा निकालकर कहा, ये लीजिए, ये है आपका कथन। आप इसे घूरिए और बताइए कि ये सत्य है या असत्य। पर्चा में ये लिखा था, ये कथन झूठ है। दरबार में हल्की सी हंसी उठी। ये तो वही पुजल था। ये कथन झूठ है, जिसे लोग कभी कभी ब्लोफर पैराडॉक्स कहते हैं। किसी ने सोचा, ये तो वही खेल है जिसमें अगर कथन सत्य है तो वो झूठ बन जाता है, और अगर वो झूठ है तो वो सत्य सिद्ध होता है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, जो इसे सुलझा देगा वही मेरे दरबार का प्रमुख सलाहकार होगा। मुल्ला की आंखों में चमक आई। उसने पर्चा उठाकर देखा, एक बार, दो बार। फिर उसने धीरे धीरे कहा, ये कथन न तो केवल झूठ है, न केवल सत्य। ये एक दर्पण है जिसमें हम अपने विचारों को देखते हैं। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने तोड़फोड़ की आशंका जताई, किसी को उत्सुकता हुई। बादशाह ने कहा, कुछ और स्पष्ट कहो, मुल्ला। मुल्ला ने हल्की पगड़ी सी ठीक की और बोला, जानकारी यह है कि भाषा की संरचना हमें भ्रम दे सकती है। इस तरह के कथन हमें केवल सत्य या असत्य के कैदी बनाते हैं, पर सत्य और असत्य के बीच भी सत्यता का एक आयाम है, वो है अर्थ। इस कथन का अर्थ क्या है? क्या ये अपने आप को परिभाषित कर रहा है या किसी और अवधारणा की ओर संकेत कर रहा है? बादशाह ने भौहें तने, और यदि इसे किसी और दृष्टि से देखें? उन्होंने पूछा। मुल्ला ने उत्तर दिया, यदि हम कहें कि ये कथन झूठ है, तो फिर ये कथन अपने आप के लिए एक विरोधाभास बन जाता है। ऐसा लगता है कि भाषाई संरचना ने हमें घेर लिया है। पर यदि हम मान ले कि ये कथन किसी विशेष संदर्भ में बोला गया है, मान लीजिए कि ये कथन दूसरे किसी कथन के संदर्भ में है, तब यह सिद्धांत स्वाभाविक रूप से बदल सकता है। लोग थोड़ा अधीर हो उठे। इन बातों का अर्थ क्या था? बादशाह ने पूछा, तू सीधे सीधे बता दे, ये कथन सत्य है या झूठ? मुल्ला ने एक लंबा सांस लिया। उसने कहा, हजूर, जब हम केवल सत्य और झूठ के शब्दों से खेलते हैं तो ऐसे उलझे हुए कथनों में हम असफल होते हैं। पर वास्तविक बुद्धिमत्ता वही है जो ये देखे कि भाषा का उपयोग किस दिशा में हो रहा है। मैं कहूंगा, ये कथन उसी पल झूठ नहीं बनता जब इसका उद्देश्य किसी मुद्दे की ओर हमारी मानसिकता को मोड़ना हो। ये कथन तब सत्य है जब वो किसी विरोधाभास के रूप में प्रस्तुत होकर हमें सोचने पर मजबूर करता है, और ये कथन तब झूठ है जब उसका उद्देश्य केवल दुविधा पैदा करना हो। बादशाह की निगाहें तकी। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या तू इसे सुलझाने जैसा कुछ बता सकता है? क्या कोई व्यावहारिक तरीका है इसे समझने का? मुल्ला ने मुट्ठी खोली और कहा, हजूर, मैं एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी इस पर्चे के सत्य और असत्य की परतों को खोल देगी। बादशाह ने इशारा किया। मुल्ला को आगे बढ़ने दिया गया। मुल्ला ने शुरुआत की। उसकी आवाज में सहजता थी और शब्दों में मिठास। लोग सांस रोके सुनने लगे। एक गांव था, नाम था तमामपुर। मुल्ला ने कहा, वहां एक चौक था, चारराहों का, जहां लोग रोज आते जाते। उसी चौक पर एक छोटा सा तालाब था, और तालाब के पास एक बूढ़ा बाबा बैठा करता। लोग उसे पक्का पंडित कहते। वो अक्सर बैठकर कहानियां सुनाया करता और लोगों के सवालों का उत्तर देता। एक दिन वहां एक तर्कशाला लगी। लोगों ने एक पेपर निकाला जिस पर लिखा था, ये कागज झूठ बोलता है। हर कोई हैरान था। कुछ ने कहा कि पेपर तो झूठ बोल ही नहीं सकता, ये तो कागज है। कुछ ने कहा कि पेपर का अर्थ है कि उस पेपर पर लिखा सच नहीं है। बाबा वहां बैठे थे। उन्होंने लोगों को बुलाया और कहा, क्यों बहस कर रहे हो? ये केवल शब्द है। पर लोग नहीं माने। फिर एक बालक आया। खेल खेल में उसने कहा, अगर पेपर सच कहता है तो क्या उसका मतलब यह है कि वो हमें सच बताता है? और अगर वो झूठ बोलता है तो क्या वो बुरा है? लोगों ने हंसकर कहा,
बच्चा नादान है। पर बाबा ने कहा, बच्चे की बात सुनो। मुल्ला ने वहां एक क्षण रुक कर देखा कि लोगों की रुचि बढ़ रही थी। वो जानते थे कि कहानी का मोड़ उन्हें शिखर पर ले जाएगा। उन्होंने जारी रखा, बाबा ने कहा, अगर कागज कहता है कि वो झूठ बोलता है, तो इसका अर्थ ये है कि हमारे शब्दों पर ही सवाल उठ रहे हैं। पर हमारे जीवन में झूठ और सत्य का सवाल अलग अलग ढंग से आता है। कभी कभी झूठ हमारी रक्षा करता है और कभी कभी सत्य हमारी भलाई। लोगों ने पूछा, तो क्या झूठ अच्छा है? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, पर सोचो कि क्या वह झूठ किसी की रक्षा का कारण बनता है या किसी को चोट पहुंचाता है। बालक बोला, तो ये पेपर हमें यही सिखा रहा है कि हमें प्रश्न करना होगा कि किसके लिए कहा जा रहा है, किस संदर्भ में। बाबा ने सिर हिलाया। मुल्ला ने धीमे शब्दों में कहा, हजूर, यही बात इस पर्चे पर लागू होती है। ये कथन झूठ है, स्वयं में संकेत कर रहा है कि हमें प्रश्न करना है। किसने कहा? किसने लिखा? किस संदर्भ में? यदि संदर्भ अस्पष्ट है तो कोई भी सीधा उत्तर देना मूर्खता होगी। पर यदि संदर्भ स्पष्ट हो और उद्धरण किसी दूसरे कथन पर लागू होता हो तो उसका मूल्यांकन बदलेगा। बादशाह को लग रहा था कि मुल्ला सही दिशा में जा रहा है, पर वो चाहता था कि मुल्ला सीधे सीधे कहे, सत्य या झूठ। उसने कहा, ठीक है, तूने कहानी सुना दी, पर अब सरल शब्दों में बता, ये पर्चा सत्य है या झूठ? मुल्ला ने धीरे से कहा, हजूर, मैं ये करूंगा। मैं कहूंगा कि ये कथन सामान्य अर्थों में अनिर्णीत है, पर यह परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है। परिकल्पना कीजिए कि यह कथन किसी ऐसे बयान के संदर्भ में है जो किसी अलग सत्य को परिभाषित कर रहा हो, तब यह कथन सत्य के समीकरण को खंडित कर सकता है। और अगर यह बस अकेला दिखाया गया है, बिना किसी संदर्भ के, तो वो मानव भाषा की एक चतुराई है। यह स्वयं को परिभाषित करके हमें उलझा देता है। इसलिए मैं कहता हूं, यह कथन न तो सिर्फ सत्य है, नहीं सिर्फ झूठ। ये एक दर्पण है जो हमें अपनी सोच देखने पर मजबूर करता है। दरबार में कुछ मकरियां हंसी सी उड़ी, पर सारे लोग चुप थे। उन्हें महसूस हुआ कि यह पर्चा वास्तव में केवल एक शब्दों का खेल नहीं, बल्कि सोचने की एक कसौटी है। बादशाह ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मुल्ला, तूने इसे ऐसे खुला किया कि जड़ तक की बात कह दी। पर मैं चाहता हूं कि तू एक कदम आगे बढ़े। तू बता कि कौन सा जवाब शाही दरबार के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि मेरे पास राज्य के निर्णय हैं और मैं ऐसे विचारों का उपयोग करना चाहता हूं जो राजनीति में भी काम आए। मुल्ला ने सोचा। उसके चेहरे पर विचार की रेखाएं उभरी। वो समझ गया कि बादशाह तर्क के खेल से किसी न किसी व्यावहारिक मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। उसने कहा, हजूर, आपकी बात ठीक है। मैं बताता हूं कि वास्तविक जीवन में न्याय, शासन और नीति में हमें ऐसे कथनों को प्रयोगात्मक तरीके से देखना चाहिए। उसने तब एक और कथा सुनाई, इस बार अधिक व्यवहारिक और शाही उदाहरण के साथ। एक बार के बादशाह ने अपने अमीरों को बुलाकर कहा कि वे अपने अपने गांवों में जाकर ये जाने कि वहां के लोग क्या चाहते हैं। एक अमीर लौटा और बोला, मेरे गांव में लोग खुश हैं, इसलिए राज्य खुश है। दूसरे ने कहा, मेरे गांव में लोग दुखी हैं, इसलिए राज्य दुख में है। पर तीसरा व्यक्ति बोला, हमने केवल एक छोटा सा नमूना देखा, 3 घर, और उसी के आधार पर हमने गांव की स्थिति ठहरा दी। बादशाह ने कहा, यहां गलतियां रहने की संभावना अधिक है। यदि तुम केवल शब्दों पर भरोसा करोगे बिना संदर्भ के, तो निर्णय गलत होगा। मुल्ला ने कहा, इसी तरह हमारा पर्चा भी संदर्भ की कमी से उलझता है। इसलिए शाही नीति बनाने के लिए हमें संदर्भ जोड़ने होंगे। किसने कहा, कब कहा, किस संदर्भ में कहा? जब हम संदर्भ जोड़ देते हैं तो कथन का अर्थ स्पष्ट हो जाता है और झूठ सत्य का खेल समाप्त हो जाता है। बादशाह ने प्रश्न किया, तो तू ये कहना चाहता है कि ये कथन झूठ है को संदर्भ में बांध कर ही न्याय के रूप में प्रयोग करना चाहिए? मुल्ला ने जवाब दिया, बिल्कुल हजूर। और एक और बात, जब हम ऐसे परिवर्तनशील कथनों को सुनते हैं
तो हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि हो सकता है कि एक उत्तर कई हद तक सही और कई हद तक गलत दोनों हो। नीति में हम अक्सर स्थायी सत्य की तलाश करते हैं, पर जीवन में कई सत्य अतार्किक और सापेक्ष होते हैं। इसलिए बुद्धिमान शासक वही है जो संदर्भ जोड़कर सत्य की परतों को खोलकर निर्णय ले। बादशाह ने ठठाकर कहा, तूने मुझे मेरी शर्त समझा दी, पर क्या तू मेरे सामने एक संक्षेप दे सकता है जो मेरे राज्य के काम आए? मुल्ला ने हल्के स्वर में कहा, हजूर, संक्षेप यही है, संदर्भ जोड़ो, गहराई देखो और सतही शब्दों पर निर्णय न करो। बादशाह ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है मुल्ला नसीरुद्दीन, तूने ये शर्त बहुत ही कुशलता से समझाई। मैं तुझे इनाम देता हूं, न केवल सम्मान, बल्कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे दरबार में अक्सर आकर ऐसे प्रश्नों का हल सुझाए। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट छा गई। मुल्ला ने नम्रता से झुककर कहा, हजूर, मैं तो बस उसी चीज का चेला हूं, जो मैं देखता हूं वही बोलता हूं। पर मैं आभारी हूं कि आपने मेरी बात सुनी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मुल्ला के दिमाग में अब और विचार थे। उसे लगा कि उसने तो भाषाई खेल की परत खोल दी, पर वास्तव में जो खेल चल रहा था वो लोगों की सोच में और गहरा था। उसने देखा कि कई दरबारी अब भी सिर में उलझन लिए बैठे थे। वे केवल शब्दों के पीछे की राजनीति और सत्ता का अनुमान लगा रहे थे। मुल्ला ने सोचा कि उसे उन लोगों को एक सरल पाठ देना चाहिए, ताकि वे भी समझ सकें कि कभी-कभी सत्य और झूठ समाज के हितों के आधार पर तय होते हैं और कागज पर लिखी बातों का हर बार स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। वो दरबार से निकलकर बाजार की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक हलवाई अपने दुकान के सामने खड़ा है। एक बुजुर्ग औरत आ रही थी जो मिठाई लेने आई थी। हलवाई ने छोटा सा टोकन दे दिया और कहा, यह मुफ्त, आज आपकी प्यारी याद में। बुजुर्ग ने खुश होकर मिठाई ली, पर फिर कुछ दूर जाकर उसने ठहर कर कहा, यह तो अच्छा है, पर मेरी पोती को यह मिठाई पसंद नहीं आएगी, उसे मीठा कम चाहिए। हलवाई ने कहा, मैं उसे बदल दूंगा। मुल्ला ने सोचा, यह छोटा सा आदान प्रदान भी तो उसी तरह का संदर्भ है। किसी ने सोचा कि यह अच्छा है, किसी ने सोचा कि यह आवश्यकता नहीं। उसने समझा कि सत्य और झूठ केवल अदालत या किताबों के कागज पर नहीं बचे रहते, वे रोजमर्रा के जीवन में भी आकार बदलते रहते हैं। उसने बाजार में आकर एक छोटी सभा कर डाली। लोग वहां इकट्ठा हुए और उसने सरल सी बातें कह डाली। जब कोई कहता है ये कथन झूठ है, तो वो हमारी सोच को परखता है, पर असलियत में हमें ये देखना होगा कि किसी बात का उद्देश्य क्या है। क्या किसी को चोट पहुंचाना या किसी की रक्षा करना? लोगों ने जीवन के छोटे छोटे अनुभव बताने लगे। एक शिक्षक ने कहा कि उसने बच्चों की परीक्षा में कभी कभी प्रश्नों को इस तरह रखा कि वे सोचने पर मजबूर हों, न कि केवल उत्तर याद कर दें। एक किसान ने कहा कि बारिश के समय झूठ बोलकर व्यापार बढ़ाने वालों को कैसे पहचाना जाए। एक व्यापारी ने कहा कि कभी कभी एक छोटा सा झूठ ग्राहक का दिल जीतने के लिए जरूरी हो सकता है, पर यह कितनी हद तक सही है, यह निर्दिष्ट करना कठिन है। इस तरह के छोटे छोटे उदाहरणों ने लोगों को समझाया कि सत्यों और झूठों का मापदंड अक्सर परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मुल्ला ने वहां से कई सीखें इकट्ठा की और वापस दरबार आया। उसने बादशाह से कहा, हजूर, मैंने देखा कि जनता भी इस पर्चे के अर्थ को समझ रही है। वे इसे अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि आप अपने दरबार में एक नियम बनाइए। संदर्भ को हमेशा जांचे बिना किसी कथन को निर्णायक न माने और नीति बनाते समय वैकल्पिक परिदृश्यों पर विचार करें। बादशाह ने गंभीरता से सुना और कहा, तुम्हारी बात में दम है मुल्ला, पर यह समझाना भी जरूरी है कि किस तरह से हम संदर्भ इकट्ठा करें। मुल्ला ने कहा, हजूर, सबसे पहले हमें बातचीत का एक नियम लागू करना चाहिए। जो कोई भी निर्णय लेता है उसे कम से कम 3 अलग अलग स्रोतों से संदर्भ लेना होगा। दूसरा, किसी भी कथन को परीक्षण में डालें। क्या यह केवल शब्दों का खेल है या किसी वस्तु और व्यक्ति पर असर डाल रहा है? तीसरा,
समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को प्राथमिकता दें, क्योंकि अक्सर वही समूह है जिन पर किसी कथन का असर सबसे ज्यादा पड़ता है। बादशाह ने मुस्कान के साथ कहा, यह बुद्धिमत्ता केवल शब्दों में नहीं, पर व्यवहार में भी जरूरी है। मैं इसे लागू करूंगा। यही वो मोड़ था जब मुल्ला ने महसूस किया कि उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने भाषा के खेल को केवल दिमागी परत से निकालकर जीवन के काम के लिए उपयोगी बना दिया था। पर मुल्ला के दिल में एक छोटा सा शरारत भी बसा था। उसने बादशाह से कहा, हजूर, एक बात और, जब भी आप ऐसे कथनों का सामना करें जो अपने आप में उलझे हों, तो याद रखिएगा कि कभी कभी सत्य और झूठ के बाहर एक तीसरा रास्ता होता है। वो है सवाल। प्रश्न पूछना ही कई बार अधिक उपयोगी होता है। बादशाह ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा। आज तुमने केवल शर्त को नहीं खोला, तुमने हमें एक नई निगाह भी दी। इसलिए आज से मैं तुम्हें न केवल सलाहकार मानता हूं, बल्कि तुम मेरे दरबार के वे गुरु हो जो जनता के विचारों को मेरे निर्णयों से जोड़ेंगे। मुल्ला ने नम्रता से उत्तर दिया, हजूर, मैं केवल वही करूंगा जो मैं हमेशा करता आया। लोगों की बात सुनूंगा, सवाल पूछूंगा, और जब जरूरत हुई तो चुटकी भी काटूंगा। और इस प्रकार मुल्ला की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर से दिखा दिया कि शब्दों के जाल में फंसकर भी असलियत को खोजा जा सकता है। उसकी वो कहानी और उसकी व्याख्या न केवल बादशाह की शर्त को हल करने वाली थी, बल्कि पूरे राज्य के प्रशासन के लिए एक सीख बन गई कि निर्णय लेते समय संदर्भ और गहनता का महत्व क्या होता है। दरबार के दरबारी, जो पहले केवल शब्दों के खेल में उलझते थे, अब ग्रामीण जीवन, जनता की चिंताओं और छोटे छोटे उदाहरणों पर ध्यान देने लगे। बादशाह ने भी नीति बनाते समय उन परखों को लागू किया जिनकी शिखा मुल्ला ने दिखाई थी। समय बीता, मुल्ला आगे भी दरबार आता रहा, पर उसकी पहचान एक मजेदार भाष्यकार से बढ़कर एक दर्शक, एक शिक्षक और एक सरल सत्य खोजी की बन गई। लोग अब उससे केवल मनोरंजन की उम्मीद नहीं रखते थे, वे उससे ऐसे सवालों के जवाब मांगते थे जो शासन और समाज को एक बेहतर मार्ग पर ले जाएं। मुल्ला ने सिखाया कि शब्दों के पीछे छिपे संदर्भों को देखना ही असली बुद्धिमत्ता है, और कभी कभी एक सरल सवाल ही ऐसे जटिल प्रश्नों का हल होता है जो किसी पर्चे या किसी तर्क से बनकर नहीं निकलते। उस दिन से दरबार में एक नया नियम लागू हुआ। किसी भी निर्णय से पहले कम से कम 3 अलग अलग दृष्टिकोणों की जांच अनिवार्य होगी। जनता ने भी देखा कि जब प्रशासन संदर्भ के साथ निर्णय लेता है तो नीतियां अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ होती है। मुल्ला की छोटी सी समझ ने पूरे राज्य को एक नया नजरिया दिया, और वो नजरिया केवल भाषा के खेल को समझने तक सीमित नहीं रहा, वो जीवन की जटिलताओं में भी मार्गदर्शक बना। वर्ष बीते और मुल्ला भी अपनी सहजता में वृद्ध हुआ, पर उसका नाम सदैव लोगों की जुबानों पर मुस्कान और सोच दोनों के साथ रहा। जहां भी कोई उलझा हुआ कथन आता, लोग उसकी ओर देखते, क्योंकि वो केवल सत्य या झूठ नहीं बतलाता था, वो बतलाता था कि किस संदर्भ में ये कथन बोला गया, किस लक्ष्य के लिए और किस प्रकार इसे तोड़ा या जोड़ा जा सकता है। और इस तरह एक पर्चा जिस पर लिखा था ये कथन झूठ है, ने न केवल बादशाह की शर्त को पूरा किया, बल्कि उस पर्चे ने पूरे राज्य को ये सिखाया कि किसी भी कथन की वास्तविक परीक्षा उसके संदर्भ और कार्यों से होती है। मुल्ला ने हमें ये बतलाया कि बुद्धिमत्ता केवल सही उत्तर देने में नहीं, बल्कि सही प्रश्न पूछने और संदर्भ जोड़ने में भी निहित है। कई सालों बाद भी लोग उस दिन की बात करते कि कैसे एक साधारण पर्चे ने एक बड़े शाही दरबार में सोच की नई राह खोल दी। मुल्ला नसीरुद्दीन की बातें, हंसी के अनुमान और उसकी सरल परंतु गहरी सोच उन लोगों के लिए एक अमूल्य विरासत बन गई जो शब्दों के पीछे के अर्थों को जानना चाहते थे। बादशाह ने भी जब कभी कठिन निर्णय लिए तो मुल्ला की वो सीख याद रखी, संदर्भ जोड़ो, प्रश्न पूछो और सही शब्दों पर फंसकर निर्णय न लो। और इस कहानी का असली सार यही है कि जो शब्द हमें उलझाते हैं वे कई बार हमें सोचने का कारण बनते हैं, और वही सोच
जब हम उसे खुले मन से स्वीकार कर लेते हैं तो हमें न सिर्फ सच्चाई के निकट ले जाती है बल्कि न्याय, नीति और मानवता के भी निकट ले जाती है। सवेरा हुआ तो पूरा गांव हलचल में हुआ था। उस सुबह हवा में कुछ अलगसा सन्नाटा था, जैसे सब लोग किसी बात का इंतजार कर रहे हों या किसी घटना की गुंजाइश से अनजान हों। चौपाल पर पुरुष और महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सब इकट्ठा थे, क्योंकि कल रात गांव की हवेली से कीमती सामान चोरी हो गया था। हवेली के मालिक दरवेश खान, जो गांव में काफी सम्मानित और थोड़े सनकी भी थे, सुबह सुबह दरबारियों की तरह कपड़े पहन कर आए और बोले, किसी को रात के अंधेरे में हमारी हवेली के कमरे से 5 चीजें गायब मिली। एक सुनहरी अंगूठी, एक पुराने जमाने का ताबीज, एक नकली मगर कीमती जीन का बर्तन, एक गुलाबी शाल और एक छोटी तसल्ली की मूर्ति। मैं चाहता हूं कि जो चोर हैं उनका खुलासा हो और सामान वापस आए। गांव वाले चौंक गए। चोरी की अफवाहें छोटी छोटी बातें नहीं होती, वे भरोसे और शांति को हिलाती है। किसी ने कहा कि जंगल की तरफ रहने वाले मुसाफिरों की शक्लें कल रात देखी गई। किसी ने कहा कि बाजार के पास 2 अजनबी मिलते जुलते थे। किसी ने कहा कि स्कूल के पीछे एक अजीब सी चारपाई पर लोगों ने रात बिताई हुई पाई। चर्चा में जो शोर हुआ उसकी पार्श्वभूमि में एक शांत और अजीब चेहरा था, मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला हमेशा की तरह साधारण कपड़ों में, थोड़ा सुस्त पगड़ी सी झुकी हुई, आंखों में मुस्कान और होठों पर शरारती चमक लिए चौपाल के पास खड़े थे। लोग अक्सर कहते थे कि मुल्ला की बुद्धि में शरारत और सही में एक अलग तरह की गंभीरता छिपी रहती है। वही शरारत और गंभीरता कल सुबह भी उनकी बातचीत से झलक रही थी। दरवेश खान ने सभी से पूछा, किसने कुछ देखा? पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। एक एक करके सभी ने अपने अपने अनुमान बताए, पर कोई पुख्ता सुराग नहीं था। तब किसी ने सुझाया, हम पुलिस बुला लें, पर गांव में पुलिस दूर थी और दरवेश ने कहा, पहले गांव के ही किसी पर भरोसा करके देखते हैं। हवा में बेचैनी थी। लोग अपने अपने घरों की जांच करने लगे। मुल्ला कुछ दूरी पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। जाने कितनी बार उनकी सूझबूझ ने गांव वालों को किसी बड़ी मुसीबत से बचाया था। एक वृद्ध महिला ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम कुछ समझते हो क्या? तुम्हें हमेशा ऐसे मामलों में कुछ समझ न आता हो? मुल्ला ने धीरे से मुस्कान दी और बोला, पहले मुझे सोचने दो और फिर मैं बताऊंगा। दिन ढलने लगा। गांव के हर कोने में लोग तर्क वितर्क कर रहे थे। किसी ने चौकी के पीछे कुछ गुमशुदा पैरों के निशान देखे। किसी ने कहा कि उन्होंने कल रात बकरी के गोले में चक्की से निकलते धुएं के कुछ अंश देखे। कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने खिड़की से टिमटिमाती रोशनी देखी, पर कोई ऐसा निशान नहीं था जो 5 चीजों के गायब हो जाने का ठोस प्रमाण दे देता। हवेली के सेवक फिक्रमंद होकर घर घर दौड़ने लगे। दरवेश का क्रोध और चिंता दोनों बढ़ रहे थे। वही 5 कीमती सामान जिनको वो पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखता आया था, गायब थे। रात काली और गहरी हुई। गांव में अंधेरा था, पर आकाश में चांद की नर्म रोशनी किसी तरह की उम्मीद की किरण लिए हुए थी। मुल्ला ने तय किया कि वो खुद रात में पहरा देगा। उसने अपने साथ कुछ लंबे सूतले रस्से, मिट्टी की एक मशाल और एक पुराना गिलास लिया। साधारण चीजें जो किसी चालाकी में काम आ सकती थी। गांव वालों ने पूछा, तुम अकेले क्या करोगे? मुल्ला मुस्कुराकर बोले, कभी कभी अकेला चुपके से देखना भीड़ की तरह शोर मचाने से बेहतर होता है। और वे अपने कोने में बैठ गए, जैसे हर कहानी का आखिरी ट्विस्ट चुपके से उनका इंतजार कर रहा हो। मुल्ला ने हवेली की दीवार के पास एक पेड़ के नीचे छिपकर रखा। रात की ठंडी हवाओं में हवेली की खिड़कियों पर परछाइयां नाच रही थी। लगभग आधा रात गुजरी तब कहीं से अंधेरे में सिलवटें हिली। 4-5 साया जैसी आकृतियां गांव के पास की तंग गली से निकलकर हवेली की तरफ बढ़ी। मुल्ला ने ध्यान से देखा। उनके कदम धीमे और सावधान थे, चोरों की चाल जैसे किसी सांकेतिक समझौते पर हो। वे 5 लोग थे, एक बूढ़ा,
एक जवान, एक पतला और तेज दिखने वाला, एक चौड़ा कंधों वाला और एक हरकत में बदसूरत सा व्यक्ति। सारे चेहरे पर कुछ नशे की लकीरें थी। किसी की आंखों में भय नहीं, बल्कि अवसर की चमक थी। वे चुपचाप दीवार के पास पहुंचकर खड़े हुए और एक एक कर खिड़की में झांके। मुल्ला ने देखा कि उनके हाथ में बैग और कपड़े के लोटे थे और उनमें से एक ने झपटकर खिड़की की जाली पर हथौड़े जैसा कुछ फंसाया और खिड़की की ताले खोल दिए। मुल्ला ने धीरे से अपनी मशाल की लौ घटाई ताकि अधिक रोशनी न फैले। पांचों चोर बिना शोर किए अंदर चले। मुल्ला ने देखा कि वे पहले कमरे में पहुंचे जहां ताजे घड़े और बर्तनों का संग्रह था। एक ने बर्तन उठाए, दूसरा ताबीज देखा, तीसरे ने पालथी मारकर एक शाल उठाई और चौथा एक छोटी मूर्ति पर झुक गया। मुल्ला के दिल में एक योजनाबद्ध चमक आई। वो कुछ करके चोरों को पकड़ना चाहता था, पर भड़काने से पहले वो गांव में कोई बार बार ऐसे काम करने वालों को पहचानना चाहता था। उसने पेट में छिपे रस्सों से एक छोटी फंदा बनाना शुरू किया, बहुत सावधानी से, ताकि कांसी आवाज भी न हो। चोरों ने सामान पेटियों में रख लिया और बाहर निकलने की कोशिश की, पर उसी पल एक फुसफुसाहट हुई, छोटे बच्चे की आवाज, जिसने एक झूठा कुत्ते को डराकर भौंकाया हो। चारों तरफ हलचल हुई और वे कुछ देर के लिए रुके। मुल्ला के दिल की धड़कन बढ़ी, पर उसने अपनी आंखें नहीं छीनी। वो जानता था कि ये मौका शायद बार बार नहीं मिलेगा। उसने एक एक कर, बिना शोर किए, रस्सों के मार्ग को मोड़कर ऐसी चाल चली कि पगडंडी पर कुछ अव्यवस्था हो और चोर अंधेर में आपस में टकरा जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक चोर अचानक पीछे को मुड़ा, दूसरे से टकराया और बैग के साथ जमीन पर गिरा। बर्तन टूटे फूटे, पर सामान कहीं छिप तो गया। मुल्ला ने अपनी मशाल से हल्की सी रोशनी जलाई और कूदते हुए सामने आए। पांचों चोर समझे नहीं कि अचानक ये साधारण सा बूढ़ा आदमी कैसे इतने साहसिक कदम उठा रहा है। वे हक्का बक्का रह गए। मुल्ला ने शांत अंतर से कहा, रुको, और जो कुछ लिया है वापस रख दो। चोरों ने तरजीही तरीके से हंसी उड़ाई और बोले, मुल्ला, हम क्या तेरे सामान लेने आए हैं? ये हवेली की चीजें हैं। मुल्ला ने आंखें गड़ाई। उसी वक्त गांव से कुछ आवाजें आई। कुछ लोग जो घबराकर बाहर आ गए थे, और दरवेश खान के सेवक भी। गांव में हल्ला फैल गया और चोरों ने अपनी चाल बदल दी। उनकी असलियत छिपी नहीं रही। एक एक कर उन्होंने भागने की कोशिश की, पर मुल्ला ने पहले से ही अपने रस्सों और कुछ बहाने से उनकी राहें रोक दी थी। वे पांचों छोटी गली में फंस गए। गांव के लोगों ने दौड़कर दौड़ना शुरू किया और चोरों को पकड़ लिया। केवल एक ही चोर, जो सबसे चौड़ा और बिजली सा तेज था, किसी तरह झपट कर भाग निकला, पर बाकी चार तो गांव वालों के हाथों पकड़े गए। सुबह होते ही चोरों की असलियत सामने आई। दरवेश खान के पास उनके नामो निशान पूछे गए। एक चोर धुंधला चेहरा था। उसका नाम मलिक था, जिसने कई बार छोटी मोटी चोरी की थी। दूसरा था सूरज, जिसने हाल ही में शहर छोड़ा था और गांव में छिप कर रह रहा था। तीसरा था हाजी बेग, एक ऐसा आदमी जो कभी जमींदार था पर अब गिर चुका था। चौथा था अशरफ, जो नकली हस्ती बनाकर लोगों को मूर्ख बना देता था। उन चार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे रात को ही कुछ और गांवों में भी जाते थे और सामान बेचने के लिए शहर के एक जान पहचाने सूदखोर को माल पहुंचाते थे। दरवेश को उसकी ही किताबों में से कुछ नकल निकल कर मिली और बर्तन के टुकड़े भी, पर गुलाबी शाल और सुनहरी अंगूठी नहीं मिली। लगे हाथ किसी और ने कहा भी नहीं कि पांचवा चोर कौन था। गांव वालों का रोष चौतरफा फैला। दरवेश खान ने कहा, इन चारों का तो हिसाब किया जाएगा, पर पांचवा जो भाग निकला उसे भी पकड़ा जाना चाहिए। गांव वालों ने पूछा कि क्या मुल्ला ने देखा था कोई और आकार या सूरत? मुल्ला ने बोला, हां, एक और था। तुम पाओगे कि उसकी चाल अलग थी। नजर में सफेद दुपट्टा था, पर वो किसी दोस्त की तरह नहीं दिखा।
सबने मिलकर रात भर की खोज की, लेकिन पांचवा चोर कहीं नहीं मिला। दरवेश खान की चिंता बढ़ती जा रही थी। अंगूठी और शाल उसके परिवार की विरासत थी। गांव की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। मुल्ला ने सोचा कि केवल पकड़ना ही क्यों, असल में चोरों का खुलासा किसी तरह से उन लोगों के रुतबे पर भी असर डालता था। उसने तय किया कि वो इस पांचवें चोर की पहचान करने के लिए एक चतुराई करेगा। मुल्ला ने गांव के चौपाल में बुलावा किया और सबको कहा, आज मैं एक खेल खेलूंगा। जो कोई सही ही बताएगा कि किसने ये चीजें चुराई और पांचवा कौन है, मैं उसे इनाम दूंगा। लोग हैरान हुए पर उत्साह भी हुआ। मुल्ला के पास कोई ठीक ठीक जवाब नहीं था, पर उसकी नजरें हर चेहरे को पड़ती थी। कौन झूठ बोलते समय आंखें नहीं मिला पाता, कौन तेजी से टकटकी लगाकर चुप बैठता है, कौन अपनी बोली में कोई घुड़की छोड़ देता है। मुल्ला का खेल चालू हुआ और लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। उस बीच मुल्ला ने चोरों से कहा, तुम बताओ, क्या तुम्हें भागने में किसी ने मदद की? चोरों का चेहरा फंस गया। हाजी बेग ने धीरे से बताया कि एक आदमी जो अक्सर परखता रहता है, भोर में उनके पास आया और बोला कि उसे भी कुछ सामान चाहिए, पर बहाना बड़ा मासूमाना था। उसने सबको कहा कि वो गांव का नया धनिक है और उसने कहा था कि वो सामान दूसरे शहर में बेचने में मदद करेगा। मुल्ला ने फिर उसी आदमी के बारे में पूछा कि क्या उसके पास उस दिन कुछ खास था। किसी ने कहा कि वो आदमी देर रात शराब की वजह से छत पर दिखा था। किसी ने कहा कि वो आदमी अक्सर सियासी बातों में उलझा रहता था, पर असल पहचान अभी भी छिपी थी। मुल्ला ने चारों चोरों से कहा कि वे सब मिलकर पांचवा का चेहरा याद करें। उनकी बातें, गंध, कपड़ों की किस्म। चोरों ने मिलकर याद करने की कोशिश की और धीरे धीरे एक रूप उभर कर आया। एक ऐसा आदमी जो गांव के बाहर नई सूरतों से आता था, जिसको देखने पर लोग कहते थे कि उसका रुतबा कुछ ज्यादा ही है, पर मुल्ला की सूझबूझ ने उसकी चाल में एक झलक पकड़ ली थी। मुल्ला ने अगले दिन एक नई चाल चली। उसने गांव के बाजार में एक नकली नोट का खेल रचा। उसने कुछ युवक से कहा कि वे बाजार में जाकर इधर उधर चीजों पर ऊंची कीमतों की अफवाह फैलाएं और देखें कि कौन सबसे पहले उस मिठाई की दुकान पर बिकने के बाद सुनहरी अंगूठी और गुलाबी शाल की नकल लेकर आएगा। ये बात जल्दी ही गांव में फैल गई। वही आदमी जो खुद को प्रतिष्ठित दिखाता था, बाजार में आया और उसने उन नकली खबरों पर तत्कालिक प्रतिक्रिया दी। उसने तेजी से भारतीय गहनों की दुकान को देखा और पूछा कि क्या उसके पास ऐसी कोई वस्तु है जिससे वो अपना व्यवसाय बढ़ा सके। मुल्ला ने चालाकी से एक जाल बिछाया। उन्होंने उस आदमी का नाम सार्वजनिक किया और कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से हवेली के आसपास घूमता रहा है। आदमी को जैसे ही अपनी पहचान पर शक हुआ, वो नर्वस हो गया। मुल्ला ने धीरे धीरे सबूत जुटाए। उसे महसूस हुआ कि उस आदमी के घर की दीवारों पर दरवेश खान के सामान के कुछ निशान मिलते हैं। पुराने काठ के टुकड़ों पर वही पैटर्न जो हवेली के पुराने बर्तनों पर थे। मुल्ला ने गांव वालों के सामने ये निशान रखे और उनका सामना कराया। आदमी हक्का बक्का रह गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। आखिरकार उसने स्वीकार किया। उसका नाम जहांगीर था, गांव का ही एक बड़ा मालिक, जो दिखाने में बड़ा सज्जन और होशियार था, पर उसकी आर्थिक हालत खराब थी और उसने चोरी का ये जाल पहना था ताकि पुराने और कीमती सामान बेचकर वो अपने कर्ज उतार सके। उसने बताया कि उसने 4 चोरों को भाड़े पर रखा और खुद वो आखिरी में सौदा करने आया था, पर भागते हुए कुछ काम बिगड़ गए और वो भाग निकला। दरवेश खान की आंखों में मिश्रित भाव थे, धोखे की चुभन और राहत एक साथ। मुल्ला ने सब कुछ व्यवस्थित तरीके से गांव वालों के सामने रखा। किसने क्या किया, कैसे सामान बेचा गया, कहाँ रखा गया। अंगूठी और शाल जो पहले कहीं गुम थे, आज वहां मिली जहां जहांगीर ने कुछ सामान छुपाए थे। एक पुराने गोदाम के तख्त के नीचे सुनहरी अंगूठी चमकती हुई वापस आई और गुलाबी शाल महीन सिलाई के साथ मिली। दरवेश की आंखें नम हो आई। लोगों ने जहां चोर पकड़ लिए गए थे,
वहां इकट्ठा होकर कहा कि न्याय तय किया जाना चाहिए। मुल्ला ने कहा कि सजा का फैसला गांव की पंचायत करेगी, पर यह भी जरूरी है कि चोरी छोड़ने और पश्चाताप करने का मौका भी मिले। उसने जोर देकर कहा कि सजा कठोर हो पर समझदारी भी जरूरी है, क्योंकि चोरों में कुछ ऐसे भी थे जिनकी माली हालत ने पहले उन्हें ऐसे रास्ते पर धकेला था। पंचायत ने फैसला किया कि जहांगीर और चारों चोरों को गांव की नजरों में शर्मिंदा किया जाए, कुछ समय के लिए सार्वजनिक सेवा में लगाया जाए, ताकि वे अपने कृत्यों का फल चखा सकें, और साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति का भी कुछ ध्यान रखा जाए ताकि पुनरावृत्ति न हो। दरवेश ने भी कहा कि वो न्याय में क्रूरता नहीं चाहता, पर उसे अपने परिवार की विरासत वापस मिलनी चाहिए थी, और वो मुल्ला का शुक्रिया अदा करता रहा जिसने सच्चाई सामने लाई थी। कई दिन बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ, गांव में मुल्ला फिर से अपनी रोजमर्रा की शरारतों में लिप्त हो गया। बच्चों को चिढ़ाता, बूढ़े लोगों के साथ कहानियां बांटता और चौपाल पर बैठकर लोगों की समस्याओं के हल बतलाता। पर उस दिन की घटना ने गांव को कुछ नई नीतियां सिखा दी। दरवेश ने अपने बर्तनों की सूची तैयार रखनी और गोदाम को और अधिक सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। पंचायत ने आपसी सहायता और कर्ज के बेहतर नियम बनाए ताकि कोई मजबूरी में चोरी की राह न अपना सके, और गांव वालों ने यह सीखा कि कभी कभी जो लोग बाहरी रुतबे में चमकते हैं वे भीतर से कमजोर हो सकते हैं। मुल्ला ने सबको एक आखिरी बात कही, इंसान के दिल की सच्चाई और उसकी हालत दोनों देखो। अपराध करने वाले को पकड़ो, पर उसे ठीक करने का भी रास्ता निकालो। लोगों ने सिर हिलाया और मुल्ला की बात को दिल में बिठा लिया। समय गुजरता रहा। जहांगीर ने पत्थर उठाकर गांव की सड़कें बनाई। चारों चोरों ने दैनंदिन श्रम में मेहनत करके अपनी गलती सुधारी, और दरवेश खान ने गांव के बच्चों को शिक्षा में सहयोग करने के लिए कुछ दान कर दिए। अंगूठी और शाल अब सुरक्षित स्थान पर रखे गए, और गांव की कहानी एक ऐसी सीख बनकर रह गई जिसे हर मां बाप अपने बच्चों को सुनाते कि चोरी का रास्ता कभी भी सच्ची खुशी नहीं देता, और समझदारी से ही किसी भी मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। मुल्ला जैसे हमेशा चौपाल पर बैठकर किसी नई कहानी का इंतजार कर रहा था, पर उस दिन उसकी आंखों में संतोष की चमक थी, क्योंकि उसने न केवल 5 चोरों का खुलासा किया था, बल्कि गांव को एक नया सबक भी दे दिया था। न्याय में दया का होना और दया में न्याय का होना, यही असली समझदारी है।